अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखते हैं जी न्यूटन्स के लॉ, ठीक है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन क्या है कि ये जो है फोर्स और मोशन को आपस में उनका रिलेशन बताते हैं, ठीक है, कि जो फोर्स लगाए हैं इसकी वजह से मोशन किस तरह प्रोड्यूस होगी। तो उसने अपनी एक बुक थी 1687 में वो पब्लिश की थी, तो उसमें ये 3 लॉ दिए थे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। वो भी देखेंगे। फिर ये देखेंगे कि ये जो है इनकी लिमिटेशन क्या है, ये हर जगह इस्तेमाल हो सकते हैं या फिर नहीं हो सकते, ठीक है। तो लिमिटेशन और इनकी मुकम्मल सब कुछ देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाते हैं फर्स्ट लॉ, ठीक है। अच्छा, ये जितने भी लॉज हैं ये किसके लिए इस्तेमाल होते हैं? सिर्फ क्लासिकल मैकेनिक्स को, ठीक है। क्लासिकल मैकेनिक्स की जो फाउंडेशन है वो क्या है? ये 3 लॉ हैं, ठीक है, मोशन के 3 लॉ, ठीक है। फर्स्ट लॉ क्या है, सेकंड लॉ क्या है, थर्ड लॉ क्या है? सबसे पहले फर्स्ट लॉ, तो इसकी जो स्टेटमेंट आ जाएगी, ठीक है, वो क्या है कि बॉडी एट रेस्ट आर एन यूनिफॉर्म मोशन विल रिमेन एट सेम स्टेट, ठीक है। कोई बॉडी जो है अगर वो रेस्ट पे है या फिर यूनिफॉर्म मोशन में, दो चीजें, ठीक है, रेस्ट या फिर यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो वो क्या रहेगी? उसी स्टेट में रहेगी। अगर रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी, अगर यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी। कंडीशन क्या है कि नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट, कि तब कब तक वो इस तरह रहेगी? जब तक क्या हो, कोई भी उसके ऊपर फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना कर रही हो, ठीक है, तब तक वो क्या रहेगी? अगर रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी, ठीक है। अच्छा, क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या है? रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन में क्या किया जाता है? एक ही चीज समझा जाता है, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है कि ऐसी मोशन जो जिसमें वेलोसिटी चेंज ना हो, जो जिसमें एक्सेलरेशन क्या हो, जीरो हो, ठीक है, तो उस मोशन को बोलते हैं स्ट्रेट पाथ पे जो मोशन हो और उसकी स्पीड जो है या वेलोसिटी जो है वो चेंज ना हो रही हो, तो उसे बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल क्या आ जाएंगी, ठीक है, कि एक बुक है, ठीक है, वो टेबल के ऊपर पड़ी हुई है, ठीक है। तो हम इसके ऊपर अगर फोर्स नहीं लगा रहे, जब तक कोई भी फोर्स के ऊपर एक्ट नहीं किया, अभी बहुत सी फोर्सेस एक्ट तो कर रही हैं, ठीक है, लेकिन जब तक अभी ये क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, ठीक है। अब एक्सटर्नल फोर्स कोई ऐसी फोर्स जो उसको इक्विलिब्रियम से बाहर जब तक ना लेके जाए, तो ये क्या रहेगी? अपनी पोजीशन पे रेस्ट में रहेगी, ठीक है। तो पहली कंडीशन ये आएगी कि अब जब तक ये यहाँ पे पड़ी रहेगी, तो जब तक फोर्स ना लगे तो ये क्या रहेगी? यहाँ पे पड़ी रहेगी, ठीक है। फिर क्या मोशन होगा कि एक बाल को आप फेंक दो, ठीक है, जमीन के ऊपर या किसी भी चीज के ऊपर आप वहां फेंक दो, ठीक है। तो इस लॉ के मुताबिक क्या होना चाहिए? उसे अपनी मोशन को जारी रखना चाहिए, ठीक है। मतलब आप इसे 5 मीटर पर सेकंड स्पीड के साथ इसे मूव करवाना शुरू करते हो, तो इस फर्स्ट लॉ के मुताबिक इसे क्या होना चाहिए? मूव करते रहना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर क्या असल में रियल में तो ये नहीं होता। इसके ऊपर क्या लग रही होती है? फोर्सेस लग रही होती है, ठीक है। मतलब इसकी फ्रिक्शन की फोर्स लग रही होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, एयर का रेजिस्टेंस है। तो ये सारी फोर्सेस की वजह से क्या हो जाती है? कोई एक्सटर्नल फोर्स लग गई तो अब ये क्या होगी? अपनी स्टेट में नहीं रहेगी, ठीक है। तो अगर कोई भी फोर्स ना लग रही हो, ठीक है, इसके ऊपर, तो ये हमेशा के लिए क्या रहेगी? मोशन में रहेगी, ठीक है। अच्छा, इस लॉ को क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। ये क्यों बोलते हैं कि इनर्शिया किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जिससे वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करनी चाहती, ठीक है। तो इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी बाय virtue of its it tend to remain in same state, ठीक है, कि जो उसकी स्टेट है चाहे रेस्ट में तो रेस्ट में रहना चाहिए, यूनिफॉर्म मोशन में तो ये इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या है सेकंड लॉ? सेकंड लॉ क्या है? अब इसमें क्या है कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जब फोर्स एक्ट करे तो क्या होगा, ठीक है। तो इसका जो है जो स्टेटमेंट है, ठीक है, वो क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू नेट फोर्स ऑन ए बॉडी, ठीक है। जो इस बुक में जो न्यूटन ने दी थी ओरिजिनल, जो इसकी अपनी स्टेटमेंट है वो यही हो रही है, ठीक है। जो दूसरी स्टेटमेंट जो आम इस्तेमाल की जाती है F इक्वल टू m वाली, वो हम देखते हैं किस तरह ये, ठीक है। तो पहले क्या है? इसकी स्टेटमेंट क्या है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो इसमें मोमेंटम आ गया, ठीक है, मोमेंटम, ठीक है। तो मोमेंटम क्या है
एक क्वांटिटी है जो जिसे हम p से शो करते हैं, किसकी इक्वल है मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। दोनों क्या है वेक्टर क्वांटिटी, याद रखना कि क्या है वेक्टर क्वांटिटी किसी डायरेक्शन में, ठीक है। तो किसी भी बॉडी का मोमेंटम अगर चेंज हो, रेट ऑफ चेंज टाइम के साथ मोमेंटम चेंज हो, तो वो किसके इक्वल होगा, उसको जिस फोर्स की वजह से मोमेंटम चेंज हुआ है उस फोर्स के इक्वल होगा, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, क्योंकि ये कौन सी क्वांटिटी है वेक्टर है, ठीक है। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी चेंज होने की वो कौन सी होगी, जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो इसकी क्या होगी, इस मोमेंटम चेंज की भी डायरेक्शन सेम कोई बनी होगी, ठीक है। ठीक है, तो क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू नेट फोर्स ऑन ए बॉडी, ठीक है। अच्छा, अब इसकी जरा मैथमेटिकली इक्वेशन की तरफ आते हैं। क्या है कि एफ नेट, ये याद रखना है कि कौन सी फोर्स है, नेट फोर्स है, ठीक है। नेट फोर्स का मतलब क्या है कि कोई एक बॉडी है उसके ऊपर बहुत सी फोर्सेस लग रही हैं, तो उनका जो रिजल्टेंट आएगा, उनका जो नेट फोर्स आएगा उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे बुक है, ठीक है, तो बुक का जो वेट है वो नीचे की तरफ लग रहा है, इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स, इसके ऊपर रेजिस्टेंस फ्रिक्शन फोर्स है, ठीक है। तो ये सारी फोर्सेस का जो सम आएगा वेक्टर सम, उसे क्या बोलते हैं नेट फोर्स, ठीक है। वो किसके ऊपर है, चेंज मोमेंटम डेल पी, ठीक है। डेल किसके लिए इस्तेमाल होता है, चेंज के लिए, ठीक है। तो मोमेंटम चेंज और चेंज इन टाइम, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या है कि कुछ टाइम पहले और इनिशियल और फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दिया, तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। इस तरह टाइम के लिए क्या हो जाएगा, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, ठीक है। अच्छा, और मोमेंटम अभी हमने देखा किसकी इक्वल है mv, तो mf फाइनल मास और फाइनल वेलोसिटी, ये क्या है वेक्टर है, जब ये वेलोसिटी है, ठीक है, ये जैसे हमने देखा, ठीक है। तो यहाँ के ऊपर वेक्टर, ठीक है। तो इनिशियल मास और इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय t फाइनल माइनस t इनिशियल, ये क्या है इसकी इक्वेशन है न्यूटन सेकंड लॉ की इक्वेशन क्या है, mvf माइनस mvi डिवाइडेड बाय tf माइनस ti, ठीक है। अच्छा, फिर इसी को इसमें क्या, अच्छा यहाँ पे mf और mi लिखा हुआ है, ठीक है। तो मास चेंज हो सकता है, बाद ऐसी कंडीशन आती है जिसमें मास क्या होता है इनिशियल और फाइनल में मुख्तलिफ होते हैं, जैसे रॉकेट की प्रोपेल्शन है, ठीक है। तो उसमें इनिशियल मास ज्यादा होता है, फिर जैसे जैसे फ्यूल बर्न होता जाता है तो उसका मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये क्वेश्चन किसके लिए इस्तेमाल होगी, जब क्या हो वेरिएबल मास हो, ठीक है। मास टाइम के साथ क्या हो जाए चेंज होता जाए, उसके लिए ये क्वेश्चन इस्तेमाल होगी, ठीक है। अगर सपोज करें कोई ऐसी सिंपल कंडीशन है जिसमें मास चेंज ना हो, जैसे गाड़ी चल रही है, ठीक है, तो उसका जो फ्यूल है वो बहुत कम मिकदार में कम होगा, लेकिन वो टोटल मास से क्या हो बहुत कम है, तो हम उसे क्या लेते हैं कांस्टेंट लेते हैं, ठीक है। मास कांस्टेंट और दोनों से कॉमन आएगा तो vf माइनस vi डिवाइडेड बाय ti माइनस ti, तो ये सारी जो ये इक्वेशन है ये किसकी इक्वल है, एक्सेलरेशन की इक्वल है, ठीक है। तो ये क्या बनता है f इज इक्वल टू ma, ठीक है, कि जो बहुत ज्यादा मशहूर है इक्वेशन है कि, और यहाँ पे भी f क्या है नेट है, ठीक है। तो इस तरह जो बुक्स में है जो डेफिनेशन की जाती है वो इससे की जाती है, वो क्या है a is directly proportional to f और a is inversely proportional to mass, okay, acceleration is directly proportional to force applied and inversely proportional to the mass of object, ठीक है। कि कोई बॉडी है, एक बॉडी है, ठीक है, इसका कुछ mass है, ठीक है, m1 इसका क्या है m2, तो इसका mass कम है, तो इसमें mass और acceleration का कौन सा रिलेशन है इनवर्स, तो mass अगर कम है तो acceleration क्या प्रोड्यूस होगा इसमें ज्यादा, ठीक है। क्या चीज कांस्टेंट रखने से, फोर्स को हम कांस्टेंट रख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है mass ज्यादा है, तो यहाँ पे सेम फोर्स से एक्सेलरेशन क्या प्रोड्यूस होगा कम प्रोड्यूस होगा, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का कौन सा रिलेशन है इनवर्स रिलेशन, ठीक है। इस तरह उलट इसका दूसरा देख लें कि अगर हम mass को कांस्टेंट रख लें, दोनों क्या है m और m, ठीक है। तो एक में हम फोर्स F1 लगा रहे हैं, दूसरे पे फोर्स ज्यादा लगा रहे हैं F2, ठीक है। तो mass कांस्टेंट है, तो जो ज्यादा फोर्स F2 अगर ज्यादा है, ठीक है, तो इसके अंदर एक्सेलरेशन भी क्या होगा ज्यादा प्रोड्यूस होगा, ये F1 कम है तो उसके अंदर एक्सेलरेशन भी कम प्रोड्यूस होगा, क्योंकि A और F का कौन सा रिलेशन है डायरेक्ट रिलेशन, ठीक हो गया। अच्छा, देखते हैं न्यूटन थर्ड लॉ, ठीक है।
तो ये भी बहुत ज्यादा मशहूर एक है कि एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एक्शन फोर्स, ठीक है, और रिएक्शन भी फोर्स होगा, ठीक है, कि हर एक्शन फोर्स का क्या होगा, उसका कोई ना कोई रिएक्शन फोर्स लाजमी होगी। जो फोर्सेस हम किस में एक्ट करती हैं, पेयर्स में, ठीक है, सिंगल फोर्स कभी भी एक्ट नहीं कर सकती, किस में एक्ट करती हैं, पेयर्स में, ठीक है। तो सपोज कर ये क्या है, एक बुक है, जो ऊपर एग्जाम्पल ले लिए इसको ही देखते हैं, ठीक है, ये टेबल ऊपर पड़ी है, ठीक है, तो इसका वेट जो है वो किसकी तरफ लग रहा है, जमीन की तरफ, ठीक है, वेट है, तो जितना इसका टेबल इसके ऊपर लगाएगी अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, अपोजिट का यहाँ पे मतलब क्या है, डायरेक्शन, ठीक है, तो ठीक है, ये जो फोर्स नीचे को लग रही है और ये जो टेबल इसके ऊपर की तरफ लगी है, ये दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, ठीक है, इक्वल क्या होगा, मैग्नीट्यूड, ठीक है, इनकी जो मतलब अगर ये 5 न्यूटन है तो ये भी 5 न्यूटन, देखना डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। और दूसरी के बाद याद रखिए कि ये जो एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस हैं, ये दोनों क्या है, मुख्तलिफ बॉडीज पे एक्ट होती हैं, ठीक है। अगर दो बॉडीज आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं, ए और बी, तो अगर ए जो है वो बी पे एक्शन फोर्स लगा रही है, ठीक है, तो बी किस पे, फिर जो रिएक्शन होगा वो बी किस पे लगाएगा, ए पे लगाएगा, ठीक है। तो पहली फोर्स किस पे लग रही है, ए पे, और दूसरी किस पे लग रही है, पहली बी पे लग रही है और दूसरी ए पे। तो जो एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस होती हैं ये हमेशा क्या लगती हैं, मुख्तलिफ बॉडीज को लगती हैं, ठीक है, डिफरेंट दोनों को, ठीक है, सेम बॉडीज पे अगर लगे दोनों, ए पे एक्शन फोर्स लगे और ए पे रिएक्शन फोर्स लगे, तो टोटल ये क्या हो जाएगा, इनका सम 0 हो जाएगा, तो ये किस में आ जाएगी, इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन है, ठीक है, तो फिर ये तो मूव ही नहीं करेगा, ठीक है। तो इसकी बाकी एग्जांपल क्या है कि आप तैरते हुए क्या करते हैं, पानी को पीछे को धकेलते हैं तो पानी आपको आगे धकेल रहा होता है, ठीक है, या कश्ती चलाते हुए उसके जो वो स्टिक्स होती हैं उनके साथ, और ठीक है, उनके साथ वो पानी को पीछे से धकेलते हैं तो कश्ती किधर को जाती है, आगे को जाती है। आप दीवार पे एक बाल फेंकते हो तो वो बाल जितनी फोर्स के साथ दीवार को टकराती है उतनी फोर्स क्या लगाती है, बाल उस जो दीवार है उस बाल के ऊपर फोर्स लगाती है, ठीक है, तो सेम फोर्स के साथ वो वापस आती है, ठीक है, और लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है, ठीक है। अच्छा, तो ये तीनों लॉ आ गए, ठीक है। अब देखते हैं इसकी लिमिटेशन, जो लिमिटेशन वो देखते हैं या असम्पशन जो है कि इस लॉ को अप्लाई करते वक्त ये चीजें हम एज्यूम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में यह था कि ये क्लासिकल मैकेनिक्स है, ठीक है, जो मॉडर्न फिजिक्स है उसके मुताबिक ये लॉ काम नहीं करते, मतलब ये क्या है कि ये समझ कि ये गलत है, ठीक है। तो उसके लिए क्या है कि इस असम्पशन था कि इसकी जो अप्रोक्सीमेशन है वो क्या रहेगी कि एक रेंज के अंदर आती है, ठीक है, हम एक लिमिट के अंदर आती है तो हम वहां तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वो क्या है, सबसे पहले क्या है, स्पेशल रिलेटिविटी, ठीक है। तो स्पेशल रिलेटिविटी का मतलब क्या है कि हाई स्पीड, ठीक है, तो किसी चीज की स्पीड हाई हो, ठीक है, कितनी हाई हो, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, जो कि है सी से आप शो करते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो इसके करीब करीब हो या इसका फैक्टर्स जो है इसके करीब फैक्टर्स के किस चीज की स्पीड हो तो उसके लिए ये वाले जो न्यूटन के लॉ है ये क्या है, एप्लीकेबल नहीं है। तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि जिस चीजों के ऊपर हम अप्लाई कर रहे हैं उनकी स्पीड क्या है, लो है, ठीक है, मतलब वो स्पीड ऑफ लाइट से क्या है, बहुत कम है, ठीक है। जनरल रिलेटिविटी का मतलब क्या है, वेरी मैसिव, ठीक है, कि जो चीजें जिनका मैस क्या हो बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो उनके लिए भी क्या है, ये एप्लीकेबल नहीं है। तो हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कितना ज्यादा, जैसे प्लैनेट्स के हैं मैस, इनके अर्थ का, सन का, ये इनके मास क्या है, बहुत ज्यादा है, तो इनसे क्या हो, कम हो, तो उसके लिए ये वाले सारे लॉ हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर उनसे ज्यादा है, उनके करीब है, तो हम ये वाले लॉ इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। फिर क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स क्या है कि कोई चीज क्या हो, बहुत छोटी हो, ठीक है, जैसे क्या सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ठीक है, तो इनकी जो मोशन है या इनके फोर्सेस हैं, इसके लिए हम ये वाले लॉ इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हमारी यहाँ पे ये क्या असम्पशन है कि हम क्या है, जो
बड़ी बॉडीज हैं उनके लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें वेरी मैसिव और वेरी स्मॉल, तो बहुत ज्यादा बड़ी भी ना हो और बहुत ज्यादा छोटी भी ना हो, उनके रेंज, ठीक है, बिल्कुल उनके सेंटर में आते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लॉस को अप्लाई करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये बहुत ज्यादा इसमें एरर आएगा, ठीक है। लेकिन इनके दरमियान में हो, ना बहुत ज्यादा बड़ी हो ना बहुत ज्यादा छोटी हो, तो ये क्या होता है, इनमें एरर क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाती है, गुड अप्रोक्सीमेशन है, ठीक है। अच्छा फिर क्या है, इस सब में हम क्या कर रहे होते हैं, जो रेफरेंस फ्रेम है वो क्या होना चाहिए, रिलेटिव फ्रेम ऑफ मोशन, ठीक है। वो क्या होना चाहिए, जिस रेफरेंस के मुताबिक कह रहे हैं हम उसके लिए वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो फिर तीसरी जो चीज की असम्पशन क्या है कि बॉडी जो है वो क्या होनी चाहिए, रिजिड बॉडी होनी चाहिए, ठीक है। रिजिड बॉडी मतलब क्या है, एज ए होल हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स या मोशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब एक बॉडी है तो हम इसे क्या कर सकें, एक पॉइंट कंसिडर कर सकें, ठीक है। तो इसमें हम जितनी भी हम कंडीशन हमने बॉडी का लफ्ज़ और भी इस्तेमाल किया तो उसका मतलब क्या होगा, रिजिड बॉडी, ठीक है। एज ए होल पूरी बॉडी के ऊपर हम एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। रिजिड बॉडी वैसे क्या है कि वो वाली बॉडी जिसके ऊपर हम फोर्स लगाएं और वो डिफॉर्म ना हो, ठीक है। तो ऐसी बॉडी जिसके ऊपर फोर्स लगने से वो डिफॉर्मेशन उसके अंदर नेग्लिजिबल हो या ना हो, ठीक है, तो उस बॉडी को हम बोलते हैं रिजिड बॉडी। तो ये सारी जितनी भी मोशन ला है ये किसके लिए इस्तेमाल हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये सारी बॉडीज हैं रिजिड बॉडी, हम उसे क्या कर सकें, एज ए पॉइंट ले सकें, ठीक है। तो ये सारी सी क्या आ जाएंगी, लिमिटेशन आ जाएंगी, ठीक है। तो ये जो लिमिटेशन है ये किस तरह दूर की जा सकती है, ये जो है मॉडर्न फिजिक्स जो है, ठीक है, आइंस्टाइन फिजिक्स, ठीक है। तो उसने जो मुख्तलिफ थ्योरी दी हुई है रिलेटिविटी की, क्वांटम मैकेनिक्स, तो वो इस्तेमाल करके हम ये वाले प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, वो भी आगे जाकर देखेंगे।